एक लेकिन बीमार नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो। ओके, अभिष एम आई ऑडिबल? और किसने ज्वाइन कर लिया है? यस सर। इयान साहब क्यों नहीं आ रहे, कहीं कहा है क्या? चलिए, ओके। हम लोग देख रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड नेशनलिज्म इन जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में हुआ। फ्रांस ने अपने आप को एक नेशन स्टेट घोषित कर दिया। वहाँ नेशनल असेंबली बनी थी, धीरे धीरे और भी बहुत कुछ हुआ। जैकोबिन्स का रिपब्लिक आया और अंत में उसने अपने आप को 1870 तक नेशन स्टेट घोषित कर दिया कि मैं एक नेशन हूँ। 3 बार वहाँ पर इलेक्शंस हुए, 3rd टाइम वो सक्सेसफुल हो गए। 3 बार रिपब्लिक आया, फिर कंजर्वेटिव आ गया, लेकिन 3rd टाइम फिर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो गया। तब से आज तक वो सही है। उसका इम्पैक्ट जगह जगह पर हुआ। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। जो ये रिवॉल्यूशन हुआ है यूरोप में, इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी हुआ और अंत में इंडिया भी एक नेशन स्टेट बन गई। और यूएन ने भी इसे डेजिग्नेट किया। यूएन तो क्या था, उसके पहले की लीग ऑफ नेशंस थी। लीग ऑफ नेशंस ने कहा भाई अब कॉलोनियल रूल हटना चाहिए, तुम ब्रिटिश सबको छोड़ो और सबको अब इंडिपेंडेंट कंट्री बनने दो, नेशन। तो लीग ऑफ नेशन ने जब ये अनाउंस कर दिया तो ब्रिटेन ने सबको छोड़ दिया, पावर भी ख़त्म हो चुकी थी उसकी। तो इसलिए फिर उसके बाद क्या हुआ, दैट इज़ अलग अलग नेशन स्टेट्स इमर्ज हुए, इंडिया भी उनमें एक है। 1870 तक सारे यूरोपियन कंट्रीज क्या हो गए थे, नेशन बन चुके थे। हम थोड़ा लेट हुए, हम 1947 में हुए, श्रीलंका 1948। तो जो एशियन कंट्रीज है वो ज़रा थोड़ा लेट हुए, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही लेट हुआ। हम लोग 2nd वर्ल्ड वार के बाद नेशन स्टेट में, लेकिन हमने भी प्रेरणा किससे ली? म्यूट करो, कौन है? हमने भी जो प्रेरणा ली वो भी फ्रांस के नेशनलिज्म से। वो इस देखो, अनम्यूट करो, ये म्यूट करो, किसका है? एनीबॉडी, किसी का अन क्या है? देखो इसमें किसका म्यूटेड हो गया है। चलो अब आगे देखिए। नाउ इस चैप्टर को हम 4 फेज में बांटेंगे। कितने फेज में बांटेंगे जरा चेक करो, फिर उसके बाद एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट इट इज सब डिवाइडेड इनटू फेज 1। देखो फेज 1 क्या हुआ, इट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बस नोट करते जाओ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसको 1789 से 1799 तक माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फर्स्ट फेज। फिर उसके बाद क्या हुआ, दैट इज नेपोलियन ईरा, फेज 2। फेज 2 रिवॉल्यूशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से अब डिक्टेटरशिप शुरू हो गई, यानी फेल हो गई नेशनलिज्म। तो इसको कहेंगे नेपोलियन
ईरा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे ने या नेपोलियन टू ने पूरे यूरोप में ही अधिकार कर डाला। अब यूरोप का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा, उसने 80% यूरोप पर कब्जा कर लिया था, तो इसलिए इसे नेपोलियन ईरा कहा जाता है। तो ये जो काल था ये सुधारों का था, रिफॉर्मिंग का, इन वेट्स एंड मेजरमेंट, इन जस्टिस, इन एजुकेशन। इसने बहुत सारे नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस किए। और इसका ईरा कब हुआ, 1799 से ही इसने शासन करना शुरू कर दिया और 1815 तक इसका शासन हुआ। इसको नेपोलियन ईरा कहा जाता है। अच्छा, फर्स्ट वाला तो आपने क्लास 9th में पढ़ लिया, लेकिन अब जो इसके बाद की चीज़ें हैं वो यहाँ से आपके 10th में हैं। 1815 के बाद इसकी वाटरलू में पराजय हुई। तो वाटरलू में जब हार गया तो ट्रीटी ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया, रशिया, इंग्लैंड, ठीक है, और फ्रांस, 4 देशों ने मिलकर ड्यूक मैटरनिक की अध्यक्षता में इसको बोला कि तुम्हें ये शर्तें माननी पड़ेंगी, तुम हार चुके हो। समझ में आ गई बात की नहीं। और नेपोलियन को हटा के एग्जाइल भेज दिया गया इंग्लैंड के किसी आइलैंड को कि जहाँ तुम वहाँ पर देश निकाला है, तुम्हें देश निकाला। लेकिन वो फिर वहाँ से भाग के फिर आ गया, बोला मैं ही राजा, ये ऐसा आदमी। फिर जब ये फिर आ गया, फिर इसने 100 दिन शासन किया। और फिर इसके बाद इसको आर्सेनिक दिया गया, AS। आर्सेनिक का मतलब संख्या, जो कि जहर होता है। धीरे धीरे इसको स्लो पॉइजनिंग दे के मार डाला। नेपोलियन ईरा तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे हुआ, इसको भी अभी हम देखेंगे नेपोलियन ईरा में कि वियना की ट्रीटी क्या थी, वो सब चीज़ देखेंगे। ड्यूक मैटरनिक के बारे में भी समझेंगे। अच्छा, फेज 3 क्या है? जब ये सब हो गया तो कंजर्वेटिव डिजाइन कर दी गई। अब बोलो, नेपोलियन हार गया। नेपोलियन भी एक डिक्टेटर था। पहले तो आपने देखा था फ्रांस में मोनार्की थी, फिर कंजर्वेटिव मोनार्की थी। कंजर्वेटिव मोनार्की ये का मतलब है लुई 16 चलाता था, लेकिन लुई 16 की इच्छा चलाने की नहीं थी, वो भाग गया था देश छोड़ के। बोला मैं किसी नेशनल असेंबली के अंदर में क्यों काम करूं? नेशनल असेंबली बनी थी कि नहीं वहाँ पर? उसने कहा मैं उसके अंदर में क्यों काम करूं, मैं तो राजा हूँ। उसने वहाँ ऑस्ट्रिया से, जहाँ की राजकुमारी से उसने शादी की थी, मैरी एंटोनिटी से, वहाँ बात की, इधर उधर बात की, सब राजा ही राजा थे। बोले ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ भी कर देंगे, हमको सेना भेजो, इनको मैं मरवा दूँ सबको। लेकिन फिर जब नेशनल असेंबली को पता चला कि राजा तो गद्दारी कर रहा है, तो उसने नेशनल असेंबली ने जो सॉन्ग ऑफ मर्सिडीज गाते हुए वो सड़कों पे निकले और युद्ध का ऐलान कर दिया। अंत में लुई 16 अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ पकड़ा गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ये सारी चीज़ें हुई, तो वहाँ पर सबसे पहले नेशनलिज्म आया। ये वो मोनार्की थी, फिर कंजर्वेटिव मोनार्की थी। उसके बाद नेशनलिज्म भी फेल ही रहा, कुछ कर नहीं पाया। इसने 18 बार उसको सस्पेंड किया, 2 साल में 18 बार। वीटो पावर लगा लगा के हम नहीं मानते तुम्हारी बात, जाओ फिर से चुनाव लड़ो। 2 साल में चुनाव लड़ के आई थी एजेंसी, मतलब हर 15-20 दिन में सस्पेंड कर देता था, जाओ फिर से चुनाव लड़ो, हम नहीं मानते। फिर उसके बाद कौन आया? जो नेशनल असेंबली थी वो 3rd ग्रुप के एलाइट मेंबर्स की, लेकिन जो सबसे नीचे का वर्कर्स का तबका था और लैंडलेस लेबर थे और आर्टिजन थे, बहुत गरीब लोग थे, आर्टिजन ये सब। अच्छा, नेशनल असेंबली इन लोगों की बनी हुई, किसकी बनी हुई थी? इन लोगों की, जो अमीर लोग। तो दैट इज नेशनल असेंबली। इनका कभी ख्याल नहीं रखती थी असेंबली। पहला वाला क्लर्जी था, कौन था? जो पादरी लोग होते हैं। और दूसरा एरिस्टोक्रेट्स, दैट इज कौन था? नोबेलिटीज। तो इसने इनकी पावर तो कर की, लेकिन इनका ख्याल नहीं रखा। तो इन्होंने मिलकर क्या किया, सेंट जैकोबिन के अंडर में एक संस्था का गठन किया जिसको जैकोबिन क्लब कहा जाता है। इन्होंने घुटनों से नीचे तक के ट्राउजर्स पहने, इसलिए इन्हें नी ब्रीचर्स भी कहा जाता है। तो ये जैकोबिन्स थे और ये रेड कैप लगाते थे कि हम अब स्लेव नहीं। जैकोबिन क्लब में एक मेंबर था जैकोबिन क्लब का, दैट इज रॉबेस्परे, ठीक है। तो रॉबेस्परे ने क्या किया, उसने क्या किया, इन लोगों को कत्लेआम शुरू कर दिया, गुलोटिन से सर काटना शुरू। तो अब क्या आ गया बताइए,
19 जैसे 1789 था, तो 1793 टू 94 एक साल ये रहा, उसे रेन ऑफ टेरर कहा गया। वो रिपब्लिक था। रिपब्लिक का क्या मतलब है? इसने बोला सारे लोग, उस समय फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 3 करोड़ हो गई। 3 करोड़ का क्या मतलब है? दैट इज 30 मिलियन। अच्छा, 30 मिलियन में 26 मिलियन यही थे गरीब। अब फ्रांस की पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में डबल हो गई थी। अच्छा, तुमको क्या इस बात की जानकारी है कि 1789 में ही बास्टील की जेल पे आक्रमण हुआ और 1788 में फ्रांस में सूखा पड़ गया था। 1788 में क्या हो गया था? फेमाइन आ गया था और 89 में इसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, बोला सबका टैक्स डबल। क्यों डबल? क्योंकि इसने अमेरिका पे चढ़ाई की थी और पैलेस ऑफ वर्सलीज पे लुई 16 ने बहुत एक्स्ट्रा वैगन खर्चा पानी करता था। तो नेशनल असेंबली बोली नो, आप ऐसे टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी तो टैक्स देना पड़ता था। फिर इसके बाद क्या हुआ? लोगों में विद्रोह हो गया, पॉपुलेशन यूरोप की बढ़ती चली जा रही थी। फिर धीरे धीरे इसके बाद नेशनल असेंबली जब फेल हुई तो रिपब्लिक आया। रिपब्लिक का मतलब तुम समझते हो? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। इंडिया भी रिपब्लिक है। हम लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया को रिप्रेजेंटेट करता है, इट इज इलेक्टेड बाय पब्लिक। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव अगर इलेक्टेड बाय पब्लिक है तो उसे क्या कहेंगे? रिपब्लिक। तो उसको कहते हैं फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, जो कि हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया। अच्छा, इसने इतनी मार धार करी, इन सबको गुलोटिन किया, हजार की संख्या में बुला बुला के सर कटवाए, बकेट भर जाती थी सबसे, इतनी बकेट। तो फिर लोगों ने क्या किया? इसको भी गुलोटिन कर दिया। उसके बाद बोला सिंगल व्यक्ति नहीं रहेगा, अब 5 लोग रहेंगे। तो 5 लोग रहेंगे तो उसको क्या कहा गया? डायरेक्टरी। लेकिन 5 लोगों में आपस में डिस्प्यूट होता था, जैसे ज्यूरी में डिस्प्यूट होता है, वैसे 5 लोगों में डिस्प्यूट होता था, डायरेक्टरी चल नहीं पाई। 93 से जो डायरेक्टरी थी वो 99 तक चली, लेकिन उसका बड़ा विवादास्पद काल था। तभी उसी समय 97 में 98 में नेपोलियन जंगें जीतता गया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन वीर था और सेना का कमांडर था। उसने ये अच्छा मौका देखा, फ्रांस उस समय अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा, डायरेक्टली कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन मिलिट्री एक्सपेंशन हो रहा था, टेरिटरी का एक्सपेंशन हो रहा था। फ्रांस अपने आप को बढ़ाता गया। नेपोलियन ने एक बार फिर 1799 में खुद को क्या अनाउंस कर दिया? वहाँ का डिक्टेटर। बोला अब मैं यहाँ का डिक्टेटर हूँ, मैं डिक्टेट करूँगा। शासक। डिक्टेटर का क्या मतलब होता है? जो मैं कहूँगा वही माना जाए। समझ में आ गई बात? तो ये जब डिक्टेटर बन गया, फिर इसने पूरे यूरोप में आक्रमण करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अफ्रीका के इजिप्ट में भी कर दिया। इजिप्ट में ही दैट इज पिरामिड्स ऑफ दैट इज पीज़ाज हैं, पीज़ा है ना, और बहुत सारे पिरामिड है, तो वहाँ तक पहुँच। अब यूरोप को तो इसने कर लिया, फिर लौटा। इसने जहाँ जहाँ भी गया वहाँ पर ये बोला कि मैं सबको नेशनलिज्म दूंगा। नेशनलिज्म की तो ये एथिक्स नहीं है, चाहे आप जॉन लॉक कहो, चाहे मॉन्टेस्क्यू कहो, या और भी जो लोग हैं उन लोगों ने, इवन जो आपके रेने डेस्कार्टीज हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई, वो भी वहीं के सुधारक, वो भी उस समय वहीं के ही रिफॉर्मर थे। इन लोगों ने कहा नेशनहुड की अवधारणा ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? क्या अवधारणा नहीं है? कि माँ का क्या हाथ पैर बढ़ाया जा सकता है? नहीं बढ़ाया जा सकता। तो एक्सपेंशन करने का क्या मतलब है? क्या इंडिया चाहेगा कि हम 1 इंच ज़मीन चाइना की ले लें या पाकिस्तान की ले लें? ना हम 1 इंच लेना चाहते हैं, ना माँ 1 इंच बढ़ सकती है, ना माँ 1 इंच घट सकती है। फ्रांस उसे पैट्री लैंड या फादरहुड कहा कहता, फादरलैंड। हाँ, इंडिया उसे मदरलैंड कहती थी। कुछ लोग उसे फादरलैंड मानते हैं, अफ्रीका के सारे देश मदरलैंड मानते हैं, और कई यूरोपियन कंट्रीज में फादरलैंड मानते हैं, पैट्री लैंड, ठीक है। तो अब जब इसने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया, तो एक्सपेंशन के साथ उसने मॉडर्नाइजेशन भी किया, और उसको कहते हैं नेपोलियन कोड, सुधार किए। जगह जगह पर अगर जाने पर करेंसी बदलती थी, मेजरमेंट बदलता था। 1 LA यानी मीटर कहीं 76 सेंटीमीटर का होता था, लग्जमबर्ग में जाओ तो
8 का होता था। तो वही व्यापारी यूरोप में ट्रेवल करते थे तो जगह जगह रुक के उनको टैक्स देना पड़ता था, बार बार मेजरमेंट कराना पड़ता था, करेंसी भी एक्सचेंज करनी पड़ती। नेपोलियन ने जब सबको अपने अंडर में लिया, बोला सबकी एक ही करेंसी होगी। जैसे यूरो आज है, पूरे यूरोप की करेंसी क्या है? यूरो। तो वैसे उसने कह दिया एक ही करेंसी होगी, इसको सुधार माना। उसने जुडिशियल सिस्टम में जो क्रिमिनल कोर्ट है, दीवानी और फौजदारी, फौजदारी का मतलब क्रिमिनल कोर्ट और दीवानी का मतलब जो मॉनेटेरियल है, जिसमें जमीन जायदाद का अलग अलग करे। बोला भाई भाई में जमीन का विवाद है, वो उस कोर्ट में नहीं जाएगा जहाँ छुरा मार के कोई आए, पता नहीं इसी को न छुरा मार। तो उन्होंने कहा अलग अलग कोर्ट होगा, एक सभ्य कोर्ट होगा जहाँ जमीन जायदाद का विवाद सॉल्व होगा। और उसने 3 टियर सिस्टम बनाया, एक सेशन कोर्ट जो जिले में होगा, एक हाई कोर्ट जो स्टेट में होगा, और एक नेशन में होगा, सुप्रीम कोर्ट। आदमी हम वही इंडिया में फॉलो कर रहे हैं। वो बात समझ में आ गई कि नहीं? इसके अलावा उसने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया, वेट एंड मेजरमेंट को यूनिफॉर्म किया। ये सब उसने 1804 में किया और तुम्हारी बुक में लिखा है, इसको भी मैं दिखाऊंगा। इसको किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन कोड नहीं। फिर भी तुम्हारे आगे अगले पेज में ये चीज़ लिखी हुई है कि उसके सुधारों को, क्योंकि उसको बहुत पैसा चाहिए था, जहाँ गया उसने हाई टैक्स लगाया। और हाई टैक्स को लोगों ने देखो कैसे मजाक उड़ाया कि नेपोलियन की कहानी में, यहाँ देखो अगले ही पेज पर दिखाया गया है कि ये कैसा नेपोलियन का कोड है कि हम तुम्हें आज़ादी दे रहे हैं। ये जैतून का और ओलिव का यहाँ वृक्ष है, उसमें लिख रहा है कि नेपोलियन आ गया है, अब वो तुम लोगों का क्या है बताइए? सेवियर है, मसीहा, और वो तुम्हें बचाएगा। और नीचे वहीं पीटा जा रहा है। तो ये पेंटिंग किसकी द्वारा बनाई गई बताइए? दैट इज ज़ेब्रुकन, जर्मनी, ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ेब्रुकन। इसका नाम याद रख लेना, ज़ेब्रुकन जगह का नाम है। कार्ल कास्पर के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है। ये सब एमसीक्यू में पूछा जाएगा। किसने ये पेंटिंग बनाई बताइए? कार्ल कास्पर में। यहाँ पे दिखाया जाए किसान को घसीटा जा रहा है, उसकी मौकरी उड़ाई जा रही है, और साथ में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक लेडी को पीटा जा रहा है, और यहाँ पर लिखा कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोगों ने जल्दी ही ये समझ लिया कि नेपोलियन का उद्देश्य मिलिट्री एक्सपेंशन करना है, ये हमको आज़ादी देने नहीं आया है, ये हमारा मसीहा या सेवियर नहीं है। तो ये पेंटिंग कार्ल कास्पर ने इतने बड़े बनाए, बड़े से, ऐसा नहीं छोटी सी नहीं बनाई, बड़ी बड़ी। उसी समय फ्रेडरिक सॉर्यू ने भी पेंटिंग बनाई, जो कि एक फ्रेंच पेंटर थे, फिलोसफर थे, सबसे पहली पेंटिंग। इन्होंने 4 इतने बड़े हॉल में इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग पूरे दीवार में, जिसमें से एक पेंटिंग वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। एक पेंटिंग दिखा रही है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसने खुद ही अपने मन में कल्पना की, स्वतंत्रता की देवी। और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है, फ्रांस ने अमेरिका को भेंट की कि मैंने तुम्हें आज़ाद कराया यूनाइटेड किंगडम से। वो लुई 16 नहीं तो कराया था, लो अब न्यूयॉर्क में इसको स्थापित करो, कॉपर की बना के दे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में सबसे पहले आज़ाद होते हुए अमेरिका को दिखाया गया है, स्विट्जरलैंड को दिखाया गया, और तीसरी बारी अब दिखाई गई है कि ये फ्रांस की। और फ्रांस के पीछे जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगीज़, नीदरलैंड और दूसरे पोलैंड और दूसरे भी देशों की झंडे हैं। और लगातार विश्व के एक एक देश इसमें आज़ाद होते हुए जा रहे हैं। 2 कौन से आज़ाद हो गए? आगे कौन निकल गए? सबसे पहला अमेरिका, USA, और दूसरा कौन है बोलो? स्विट्जरलैंड। यहाँ पर नीचे क्या पड़े हुए हैं बोलो? इसके नीचे आगे, सबसे आगे ये पड़े हुए नोबेलिटीज, राजाओं, एरिस्टोक्रेट के भग्नावशेष। भग्नावशेष का क्या मतलब है? उनके क्राउन्स, उनके रॉयल रॉड्स, गोल्डन रॉड्स और सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये दिखाया जा रहा है कि अब मोनार्की का अंत आ गया, अब नेशन स्टेट है। ये फ्रेडरिक सॉर्यू की कल्पना थी। इट इज़ अ यूटोपियन व्यू। अभी भी बहुत सारे यूटोपियन वर्जन का मतलब एनीथिंग विच इज इम्प्रैक्टिकल टू इनकॉर्पोरेट। तो ये कैसा विजन था यहाँ पे? इट वाज यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब है कि कल्पना ही है, आइडियलिस्टिक व्यू है, मोर देन इन बिहेवियर, इन रियलिटी। फिर उसने ये दिखाया ऊपर से जीसस क्राइस्ट और उसके जो एंजल्स हैं, एल्फ, वो सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब तुम लोग नेशन बन गए हो, खुश रहो। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये सारी पेंटिंग बनी किस समय की थी?
जिस समय फ्रांस के लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ नेशनहुड आए, फ्रांस में नेशनहुड का समय कोई यहीं तक नहीं था। 1789 से 1870 तक ये स्ट्रगल चला है। आप समझो 70, 80, 81 साल के बाद वो बनता है, तो वो उसको हम देख लेंगे। फर्स्ट रिपब्लिक का ट्रायल तो वो रॉबेस्पियर ने किया, उसका पूरा नाम क्या था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, बहुत नाटे ठिकने का आदमी। फिर सेकंड रिपब्लिक कब आया बताओ? वो भी अभी हम देखेंगे, जुलाई रेवोल्यूशन में आया, ठीक है, 1830 में। और थर्ड रिपब्लिक कब आया? दैट इज 1870 में आया। तो 3 रिपब्लिक आए। अच्छा, तुम्हें नेपोलियन तक की कहानी समझ में आ गई? नेपोलियन को हराया गया रशिया के वाटरलू। नेपोलियन रशिया में घुस जाना चाहता था, लेकिन रशिया की सर्दी ऐसी कि -50 डिग्री साइबेरिया, वहाँ इसकी सेना कांपने लगी बर्फ में। और वहाँ के लोग वो इतने वीर थे कि इसको घुस करके पेरिस तक भगाया। और जब वाटरलू में हराया, ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया ने हराया, ऑस्ट्रिया की भी सेना थी। और किसकी सेना थी बताओ? दैट इज फ्रांस की थी और ब्रिटेन की थी। ऑस्ट्रिया इसे क्यों हराना चाहता? अरे ऑस्ट्रिया की बेटी मैरी एंटोनिटी ब्याही थी लुई 16 से, और उस समय उसका ग्रैंड सन की बारी आ गई थी, क्योंकि बहुत समय निकल गया ना 1815 तक। लुई 16 तो मारा गया, एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन उसका पोता वहीं था, सही कि नहीं? तो अब उन्होंने क्या किया? इसको हराया, और ट्रीटी ऑफ वियना में इसके सारे जो आसपास के स्टेट थे एनेक्स कर दिए गए। एनेक्स करने का क्या मतलब है? काट दिए गए, कुछ अलग अलग दे दिए गए, कुछ ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, कुछ नीदरलैंड को दे दिया गया, कुछ अलग अलग पोलैंड को दे दिया गया, कुछ जर्मनी को दे दिया, इसको छोटा कर दिया गया। और बोला लुई 18 से कि तुम लुई 16 के पोते हो। अब फिर से कंजर्वेटिव डिजाइन माइंड किसको बैठा दिया बताओ? लुई 18 को बैठा दिया। लुई 16 तो मर गया, एग्जीक्यूट कर दिया था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कर दिया। लुई 18 को बैठा दिया, उसने भी 30-35 साल राज किया। फिर उसके बाद एक जुलाई रेवोल्यूशन आया, और जुलाई रेवोल्यूशन जब कब आया बताओ? 1830 में जुलाई में आया। उसको हटाया, लोगों ने बोला इसे में नहीं चाहिए, तो फिर से दूसरा आया, दैट इज फिलिप स्टेम। वो भी किसी मोनार्की का था, ये तो बूर्बो डायनेस्टी में बता रहा हूँ। लुई वाली डायनेस्टी कौन सी थी? बूर्बो। तो एक वो रिवोल्यूशन बताऊंगा। लेकिन तुम्हें ट्रीटी ऑफ वियना समझ में आ गई कि नहीं? वियना की संधि क्या थी? उसने फ्रांस की शक्ति को कमजोर कर दिया। अब हम थर्ड फेज देखते हैं। पहला फेज कौन सा तुमने देखा बताओ? कि अब फेज 3 लिखो। फेज 3 में क्या हुआ? दैट इज राइज ऑफ नेशन स्टेट। राइज ऑफ नेशन स्टेट। जबकि अब नेपोलियन हार चुका था। अब क्या तुम अपनी बुक में देख रहे हो? नेपोलियन एक एक करके, ये देखो, राइनलैंड पोस्टमैन की तरह अपनी जमीन छोड़ता चला जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि जैसे उसकी चिट्ठियां गिर रही हैं। ये दिखाई पड़ रहा है तुमको? और वो सारे स्टेट्स के नाम है कि जब वो लौट रहा है वाटरलू के युद्ध से, तो सारे एक एक प्रदेश उसमें से गिरते जा रहे हैं। अब ये फ्रांस में लिखा है, लेकिन बगल में साथ में हिंदी में भी लिखा हुआ, इंग्लिश में। तो तुम उससे ये समझ सकते हो कि वो सब उसने लूज कर दिया जितना जीता था। अब उसके बगल में क्या दिखाया गया है कि कांग्रेस की जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई, तो उसके बाद एक नया नक्शा था। उसके पहले का जो नक्शा है वो उसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि पूरा यूरोप नेपोलियन के कब्जे में था। और अब जैसे ही वियना की संधि हुई, फ्रांस को छोटा सा बना के रख दिया गया। सही है कि नहीं? अब आगे देखो, अगली चीज है राइज ऑफ नेशन स्टेट। तो कौन कौन से स्टेट्स आप देखोगे? इसमें देखोगे कि ग्रीक आजाद हुआ, ग्रीक इंडिपेंडेंस। ये फॉलो अप देखो, आप टाइमलाइन देखो, बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है 1820 से, ठीक है, 1848 अगला स्टेज है। अब थोड़े समय तक एक रेस्ट बना रहा, लेकिन इस समय से फिर धीरे धीरे देश आजाद होने लग गए। ग्रीस कब आजाद हुआ बताओ? 1821 में। अगला देखो, फिर इसके बाद 1830 में क्या हुआ? ये जुलाई रेवोल्यूशन। अच्छा, जुलाई रेवोल्यूशन हुआ
1830 में, और वहां पे फिलिप्सटन आ गया। कौन आ गया? फ्रांस में फिलिप्सटन इन फ्रांस। लोगों ने लुई 16 को, लुई 18 को हटा दिया। तुमको अभी बता रहे नहीं, लुई 18 वहां पर उसका पोता था, उसे बैठा दिया। अच्छा, धीरे धीरे वहां पर ये सब होने लगा, स्टेट बनने लगे। और इसी तरीके से जर्मनी ने क्या किया? प्रूशिया ने ये किया। ये जरा देखो कि ये थोड़ा सा एक आइडिया ले लें कि क्या क्या था। ऑस्ट्रेलिया में भी इसका राज था, फिर ये न्यूजीलैंड में। तो ये कहने का मतलब है कि इतना पोर्टुगीज है, इसको कहेंगे पुर्तगाल, पोर्टुगीज। अच्छा, ये क्या था बोलो? स्पेन। और ये यहाँ पे कौन था बोलिए? दैट इज फ्रांस। यूरोप के मैप में मैं भरवाऊंगा, लेकिन अभी आप ये देखिए फ्रांस। अच्छा, फ्रांस के ऊपर कौन था? दैट इज ऑस्ट्रिया। एंड ऑस्ट्रिया ने जबरदस्ती किस पे कब्जा कर लिया था? हंगरी। तो हंगरी था, हंगरी के साथ उसने अब अगला कब्जा किस पे कर लिया था बोलो? सर्बिया। सर्बिया भी आज़ादी चाहता था, हंगरी भी आज़ादी चाहता था। किससे आज़ादी चाहता था बताओ? हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर की राजकुमारी का क्या नाम था? मैरी एंटोनिटी। और जबकि फ्रांस में कौन शासन कर रहा था? बूर्गो। बॉर्बन नाम है वैसे, बूर्गो डायनेस्टी का इसी के आसपास तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ऐसे यहाँ पर ऊपर राज है कि नहीं? अभी सिविक्स पढ़ा था कि नहीं? बेल्जियम। तो इस चैप्टर में बेल्जियम की भी आज़ादी है। बेल्जियम किससे आज़ाद हुआ बताओ? नीदरलैंड से। सही है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से आज़ाद हुआ। इसके इधर उधर कौन से थे, उन सबके भी नाम तुम्हें जानने चाहिए। इसका क्या नाम है? लग्जमबर्ग। यहीं पे स्विट्जरलैंड भी है, स्विट्जरलैंड। तो सबसे ऊपर क्या था? ये प्रूशिया। प्रूशिया का नया नाम क्या है बोलो? जर्मनी। यहां पे क्या था? पोलैंड। ठीक है? पोलैंड के सब इधर पे कौन थे बताइए? ये रशिया। तो पोलैंड की भी आजादी देखी। ये कौन सा देश है? ग्रीक। यूनान। यूनान का इंडिपेंडेंस। ये क्या है बोलो? इटली। तो इटली में किंगडम ऑफ सिसिलीज थे। ठीक है? रोम के भी अंडर में था, कुछ ऑस्ट्रिया के अंडर में था, अलग अलग है। तो ये भी हम देखेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन। ये अब इटली है, लेकिन पहले 7 अलग अलग जगहों में बटा हुआ। कितने पार्ट से बटा हुआ था? 7 पार्ट। ये सार्डिनिया पीडमॉन्ट है, इसी के राजा ने इटली को यूनिफाई किया। ये कौन कौन से 2 अलग अलग आइलैंड है? दैट इज सार्डिनिया, पीडमॉन्ट। ये इटली अभी लिख लो, इटली का यूनिफिकेशन देखेंगे। अच्छा, ये सब क्या है? ये दैट इज, इसमें ये है इंग्लैंड और ये है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। ये है वेल्स। क्या है? वेल्स। और ये क्या है? आयरलैंड। दैट इज यूनाइटेड किंगडम ने या ब्रिटिश एम्पायर ने इन चारों को जबरदस्ती अपने आप में मिला दिया और उसका नाम दिया दैट इज यूनाइटेड किंगडम। चारों को मिला दिया।
तो उसको भी इसी चैप्टर में देखेंगे कि कैसे यूनिफिकेशन हुआ, इसका यूनिफिकेशन देखेंगे। और जर्मनी ने क्या किया, देखो अब इसका क्या नाम है, जर्मनी ने आसपास के 39 स्टेट्स को बोला तुम भी तो जर्मन बोलते हो, चलो सब लोग हम लोग वही काम करें जो नेपोलियन ने किया था, सबको ट्रेड ड्यूटी सब माफ कर दी थी। तो 39 स्टेट्स को उन्होंने यूनिफाई कर लिया, उसको जॉल्वेरीन कहा जाता है। क्या किया, बोले ठीक है तुम अलग अलग स्टेट ही रहो लेकिन साथ में व्यापार तो करो, हम लोग जर्मन बोलते हैं। उसने 39 एक्साइज ड्यूटी को घटा के 2 में बदल दिया। किसने, यहाँ का जो प्रिंस था कैसर विलियम II, जर्मनी का प्रूसिया का, उसने ये सब काम किया। तो अब हम अगला नाम लिखने जा रहे हैं इसी में, तो अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया ये क्या क्या चीज़ें। अच्छा मेरा कहने का मतलब है ये कौन था यहाँ पे बताओ, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का क्या मतलब है, ऑटोमन एम्पायर का मतलब है सुल्तान। उस समय कौन थे यहाँ पर, सुल्तान। और सुल्तान ने आसपास के ये जितने भी ये स्लाव्स थे इन सबको कब्जे में रख रखा था। मैकाडोनिया, सर्बिया, हर्जेगोविना, बोस्निया, ये सब इसके अंडर में थे। इन्होंने भी धीरे धीरे आज़ादी पा ली। ठीक है, तो अब हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे ये आज़ादी है। ठीक है, स्लाव्स। अच्छा थर्ड फेज में क्या हुआ, थर्ड फेज में नेशनहुड, ग्रीक ने कहा मैं आज़ाद हूँ। तब तक यहाँ पर सेकेंड रिपब्लिक शुरू हो चुका है। ये रिपब्लिक, पहला रिपब्लिक हुआ था ये रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर में क्या लगाती है सबसे पहले, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो सबसे पहले चुनाव हुआ 1830 में, दूसरा चुनाव हुआ, इसको कहते हैं सेकंड रिपब्लिक। सही है। अब थर्ड रिपब्लिक क्या हुआ, सेकंड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। अच्छा इस समय अब देश आज़ाद हो रहे थे, और कौन कौन से देश आज़ाद हुए जरा देखो कि टाइमलाइन देखो, इसको एक साथ बना देंगे। 1834 में जॉल्वेरीन सेटअप हो गया। जॉल्वेरीन का मतलब तुम समझती हो लियाना, जॉल्वेरीन सेटअप बाय प्रूशिया। और इसमें कितने देश शामिल थे मंगल, दैट इज 39 टेरिटरी, रीजन्स, स्टेट्स मान लो, अब नेशन क्या मानोगे, स्टेट मान लो। प्रूशिया ने इसको बोला कि हम सब लोग एक जैसे टैक्स ड्यूटी, बाद में फिर ये जर्मनी ही बन गया। वो उसका यूनिफिकेशन बाद में देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत हुई, जर्मन लैंग्वेज वाले एक साथ हो गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, दैट इज नाउ अब फेज 4 शुरू हुआ। फेज 4 क्या था बताइए, दैट इज यूनिफिकेशन। ठीक है, एंड कंसोलिडेशन। यहां नेशनहुड हुआ, ग्रीक का इंडिपेंडेंस हुआ, पोलैंड का हुआ, बेल्जियम का हुआ, वो सब हम पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे कई देश मिलके एक साथ हो गए, जैसे प्रूसिया 39 को मिला के उसने सशक्तशाली बना दिया। इटली कितना शक्तिशाली है। अब इस तरीके से क्या हुआ, नाउ इसमें हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे। अच्छा इसका पीरियड कब से कब था, 1815 से 1850 से शुरू हुआ है, ज़रा ध्यान दें। और 1914 के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, 1914 के बाद तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, तो तब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम पढ़ेंगे। इटली इन 7 अलग अलग राज्यों से मिलकर कैसे इटली बना, अलग अलग स्टेट से, ये देखेंगे कि कैसे वहाँ पर ये सारा काम हुआ। अब जरा देखो कि वहाँ पर इमैनुअल, वहाँ का राजा था किंग इमैनुअल, उसने ये काम किया। अगली चीज है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, भी इसी में पढ़ेंगे। लास्ट में जो किसी से ना मिल पाए, खुद को आज़ाद ना कर पाए, वो मिल के एक साथ हो गए। और तीसरा क्या देखेंगे कि
लास्ट में we will see that अब बाल्कन स्टेट, दैट इज नेशनलिज्म इन बाल्कन स्टेट। ये बाल्कन स्टेट्स जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे, इनको क्या कहा जाता था? बोलो, दीज आर बाल्कन। बोलो, बात समझ में आ गई आपको? अब जितनी चीजें मैंने बताई हैं, जरा आप अपने बुक के सिर्फ डायग्राम को फिर सीखेंगे। पहला चित्र क्या बता रहा, बताओ, और ये किसने बनाया है वो भी बताओ। फर्स्ट डायग्राम किसने बनाया? भाई नाम बताइए, वो पूछा जाएगा आपसे। फ्रेडरिक सोरी ने 4 पेंटिंग बनाई है, उसमें एक ये पेंटिंग बताती है कि किस तरीके से आज़ादी मिली। ये देखो, नाउ ये तो पहली पेंटिंग आप देख लीजिए, पेंटिंग बाय फ्रेडरिक सोरियू। ये जापान का पेंटर था और इसने 4 इमेज बनाई है फेमस। वैसे तो 4 इमेज यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, तुम्हारी बुक में एक ही है, बट इसने ये 4 इमेज बनाई। 4 इमेज आप देख रहे हो, 4 कि कैसे कैसे उसने किया। बट वी विल सी ओनली द फेमस इमेज जो आपकी बुक में दी है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? ये आगे ये रिमेन्स पड़े हैं, और इसको अगर डिटेल में HD में करोगे तो और अच्छा दिखेगा। तो इस इमेज को भी आपको याद रखना है कि ऊपर से जो एंजल्स हैं वो इनको क्या कर रहे हैं, ये पेंट। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि ऊपर से जीसस क्राइस्ट और उसके एंजल्स हैं, और साथ में नीचे ये देखो फ्रांस का झंडा है, ये लेके आगे बढ़ रहे हैं और इनको आज़ादी मिलने वाली है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि नहीं? अब अगला नंबर फ्रांस है। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट डायग्राम देखो। ये इतनी फेमस घटना थी, कब की है? स्वाति बास्तील जेल पे अटैक, क्योंकि 5 मई को लुई 16 ने 5 मई 1789 में, सही है, जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाई और 88 में वहाँ सूखा पड़ चुका था, फेमाइन आ चुकी थी। फेमाइन आने के बाद नेशनल असेंबली वॉकआउट कर गई, बोल रही कि तुम यहाँ टैक्स बढ़ा रहे हो, वहाँ जब फेमाइन से लोग मर रहे हैं वो टैक्स क्या देंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या तुम कभी कल्पना कर सकते हो कि एक सामान्य जनता लाठी डंडा उठा करके राजा के खिलाफ विद्रोह कर देगी? विश्व में कल्पना कर सकते हो? या ऐसा सोच सकते हो इंडिया में कि अकबर के विरुद्ध वहाँ की ही जनता लाठी डंडा उठा के हमला कर देगी? वो तो ये करते थे इंडिया के लोग कि राणा प्रताप का शासन में मालूम ही नहीं रहता था किसका शासन। अच्छा, राणा प्रताप अभी यहाँ के राजा हैं, राणा प्रताप की फोटो लगाई, जय राणा प्रताप, जय राणा। अकबर हो गए क्या? अकबर, जय अकबर, जय अकबर, जय। ये ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने राजा को ठीक है मानता हो, उसमें इतनी हिम्मत आ सकती है कि वो ये कर सके। ये इतना इम्पॉर्टेंट घटना थी कि उसको वहाँ के मेमोरेंडम के तौर पर पेश किया गया 100 साल बाद। मैगजीन का ये कवर पेज है, बास्तील पे अटैक। सो दैट इज यहाँ दिखाया गया। ये कब करा गया? मेमोरी करने के लिए जर्नलिस्ट 1790, ये बाद में दिखाया गया, 100 साल बाद ये छपा। समझ में आ गई बात की नहीं? तो क्या क्या हुआ और कैसे ध्वस्त हुआ, बिना ध्वस्त हुए और फिर बाद में ध्वस्त हुए। वहाँ पे इन्होंने जनरल को मार डाला, एक फोर्ट्रेस थी। तो सेकंड तुम्हारा पॉइंट कौन सा था बताइए? ये जो इतनी बड़ी घटना हुई और यहीं से शुरुआत हुई प्रश्न से। ये देखिए, बास्तील जेल अटैक। हो सकता है एआई वीडियो हो, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ठीक है कि फ्रांस में बास्टील अटैक इन फ्रांस। तो फ्रांस Bastille attack in France.
उन्होंने उसको जेल को तोड़ डाला, ठीक है। इसमें बास्टील इज स्ट्रॉन्ग यहाँ दिखाया गया है, ये देखो। इन सब के पास वेपन थे, लेकिन गन पाउडर कहाँ था बताओ? उसी जेल में। उन्होंने कहा हमें गन पाउडर चाहिए। क्यों गन पाउडर चाहिए बताओ? बास्टील पे क्यों अटैक हुआ? सबको अपने ट्रूप्स को बोल दिया था कि जाके फायरिंग शुरू करवा देगा, और फिर लोगों ने खुद को बचाने के लिए। हाँ, क्योंकि वहाँ की महिलाओं ने 4.5 घंटे तक बेकरी की दुकान में खड़े रहे, और बेकरी वाले ने क्या किया, फोर्जरी से इधर उधर ब्रेड बांट दिया और लोगों से कह दिया जाओ ब्रेड नहीं, भूखे रहो आज। तो महिलाओं ने कहा पूरी अंदर ब्रेड भरी हुई है, हमको 4.5 घंटे वहाँ ब्रेड बाहर नहीं मिलती थी, रोटी तो मिलती ही नहीं थी, ब्रेड मिलती थी, वो भी राशन थी। उन्होंने लूट लिया। अब जब शहर में लूट ली गई है कोई बेकरी, तो राजा ने कहा जाओ समझौता कराओ, ऐसे कैसे लोग भूखे हैं। लोगों ने सोचा ये मारने आ रहा है। अब मारने आ रहा है तो लोगों को लगा कि राजा मार डालेगा ये, क्योंकि हमने बेकरी लूटी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो वेपन्स तो हैं, लेकिन गन पाउडर नहीं है, और बास्टील जेल में सब गन पाउडर रखा हुआ है। तो उन्होंने इस पे देखो क्या किया, ये सब लाल टोपी पहनते थे, ये बास्टील दोनों तरफ से युद्ध हो रहा। ये लोग सामान्य जनता हैं, लेकिन इन्होंने अटैक कर दिया। ट्राई कलर फ्लैग पहने भी हुए हैं, और नेशनल फ्लैग के साथ ही गए हैं, रेड वाइट ब्लू। इसमें बहुत सारी जनता भी मारी है। अच्छा, उन्होंने लेकिन सारे कैदियों को छुड़वा, जनता भी मारी गई, नहीं 100 आदमी मारे गए। तो बास्तील जेल अटैक तुमको समझ में आ गया, और उसी के बारे में यहाँ दिखाया गया। बास्तील जेल अलग घटना हो गई। अगला डायग्राम आ जाओ। दैट इज, हम ये देखेंगे कि टेरिटरी इन यूरोप अंडर नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर में कितनी टेरिटरी थी, जरा तुम ये देखो। इसने इतना यूरोप कब्जे में कर लिया था। क्या तुम्हें लग रहा है कि इसने पोर्तुगाल को छोड़कर स्पेन भी कब्जे में कर लिया है? और जरा सार्डिनिया, पीडमॉन्ट में सार्डिनिया को कर लिया, पूरा इटली इसके अंदर में। भाई देखो, इटली देख रहे हो? हाँ, उसने जो है बाल्कन स्टेट पे भी कब्जा नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर क्या क्या लग्जमबर्ग, क्या नीदरलैंड और क्या बेल्जियम, सब इसी के कब्जे में। ये अलग अलग ईयर में किया गया कब्जा है। ये इसमें ये दिखा रहा है कि कब किया, तो वो ईयर को दर्शाता है, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले उसने मेन पे किया, फिर वहाँ किया, फिर वहाँ किया, ईयर वाइज। तो ये सब पूरी इटली इसके अंदर में थी, स्पेन इसके अंदर में था। और ऊपर और चले जाओ, तो ऊपर अगर चले जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा थोड़ा पार्ट इंग्लैंड का भी था, पोलैंड इसके अंदर में, कुछ प्रूशियन हिस्सा है, कुछ ऑस्ट्रिया, सब कुछ तो इसके अंदर में डिक्टेटर बन गया। तो ये इसमें 70 to 80% टेरिटरी पर किसने कब्जा कर लिया? नेपोलियन ने। और पूरा सुधार किया जा रहा है। देखो कई बार तो ये रशिया तक भी पहुंच गया। तुम देख रहे हो इसका ब्लू कलर, ये कहाँ पहुंच गया। तभी तो वाटरलू में इसकी पराजय हुई। वहाँ ना पहुंचा होता वाटरलू, रशिया ना गया होता, वही सबसे बड़ी गलती थी। उधर पहले रशिया जैसे मैंने दिखाया, वहाँ से उसको दिखाया। सभी 4 देशों ने मिल करके, और उसको कांग्रेस ऑफ वियना कहते हैं। 4 देश हैं, ऑस्ट्रिया, फ्रांस तो यही था, तो ऑस्ट्रिया हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, और एक और देश है उसका, हाँ ब्रिटेन तो इंग्लैंड हो गया, और साथ में एक और देश है यार, जर्मनी, रूसिया। चलो ये समझ में आ गया तुमको। अच्छा, जब ये हुआ तो उसका अगला चित्र देखो, ये इसके बाद अब इसको बहुत छोटा सा फ्रांस बना। अब फ्रांस कितना रह गया बताओ? बिल्कुल छोटा। पहले कितना बड़ा था? इसके आसपास शक्तिशाली नेशन स्टेट बना दिए गए। कौन बना दिया गया? देखो स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, वेल्स, ऊपर तुम देख रहे हो आयरलैंड, सब बना हुआ है कि नहीं? और नीचे क्या है बताइए?
नीचे सारे बाल्कन स्टेट। ऑटोमन एम्पायर तुम देख रहे हो, उसमें किंगडम ऑफ टू सिसिलीज देख रहे हो। उस समय इटली नहीं बना हुआ था, उस समय सिसिलियों का साम्राज्य था। समझ में आ गया कि नहीं? सिसिलीज वर इसमें करते हैं और स्मॉल स्टेट्स थी, ये सारी चीजें। अब आगे देखो, आगे अगला डायग्राम क्या है और किसने बनाया बताइए? क्या कार्ल कास्पर ने बनाया ये डायग्राम? और ये उसने मौकरी उड़ाई है। क्या मौकरी उड़ाई है? कि दैट इज वो, ये कोई सेवियर नहीं है, हमारा मसीहा नहीं है कि हमको बचाने आया है, बल्कि ये अत्याचार कर रहा है, इसको मिलिट्री एक्सपेंशन करना है, पूरा यूरोप जीतना है, तो हमसे पैसा ले रहा है, मार मार के पैसा ले रहा है कि पैसा दोगे तुम और मिलिट्री बढ़ाएंगे और फ्रेंच आर्मी बढ़ाएंगे। ये दिखाया। तो नेपोलियन ने सुधार जो किए वो तो यूरोप ने एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन नेपोलियन को फिर से कन्फाइन कर दिया। बाद में उसको संख्या दे के मार डाला। संख्या का मतलब आर्सेनिक, संख्या जहर होता है ना, तो आर्सेनाइज्ड कर दिया गया। अगला देखो, ये नेपोलियन को हारता हुआ दिखाया गया कि जब वो वाटरलू के मैदान में, वाटरलू रशिया का एक फील्ड है, वहाँ हारा। अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे ये दिखाया गया है कि बूरबू डायनेस्टी फिर स्थापित कर दी गई। नेपोलियन हार गया, तो बोलो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद कौन राजा बना? अभी बताया था, याद है तो बता दो, बोलो। हैं? लुई 18। लुई 18 राजा बन गया। इसके बाद कौन राजा बना? लुई 18 का मतलब कंजर्वेटिव का शासन आया। कंजर्वेटिव का जब शासन आया, कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी। एक होता है कि लिबरल नेशनलिस्ट, कि हमें आज़ादी दो, हम नेशनलिस्ट हैं। एक है कंजर। इन्हीं दोनों के बीच में सबल इंटरप्ले चला है, रस्सा कसी का खेल। कभी कंजर्वेटिव आ जाते थे और कभी ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैसे लोग आ जाते थे। समझ में आए कि नहीं? वो सब तो तुमने देखा पीछे। अब कौन आ गया इसके बाद? लुई 18। कौन आ गया बताओ, नाम बताइए। दैट इज लुई 18। बोलो इसका रिप्लेस्ड नेपोलियन। एक बात समझ आ गई? किसका जितनी बात हो गई कि नहीं? अब क्या हुआ बताओ? जब ये चीज हो गई, उसने बोला कहीं भी अब ये नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। बोला इसी ने, भाई राजा का शासन आ गया ना, तो इसने क्या कर दिया बोलो? सबको अंडरग्राउंड कर दिया। बोला कोई नेशनलिस्ट दिखा या कोई नेशन की बात करते दिख गया तो उसको मैं क्या कर दूंगा? मरवा डालूंगा। तो अब ऐसी स्थिति में कोई बात कर सकता था क्या कि हमें नेशन बनना है, राज्य से आज़ादी चाहिए? कोई कह सकता था? तो जब ऐसी बात हो गई तो अगला चित्र देखो, ये देखो। उस समय ये बात हो गई कि हमें आज़ादी है साथ में बैठ के कॉन्फ्रेंस करने की, तुम जब तक चाहो सोच सकते हो, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं है। सबके मुंह पे पट्टी बांध दी गई है जिससे कोई बोलने के लोभ से गलती न कर बैठे, ऐसा लिखा है इसमें। बोलने का लोभ न कर बैठे। बोलो ये कोई थिंकर्स का सोचने का तरीका है? लेकिन वहाँ का राजा ऐसा बन गया, कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने कहा सोच सकते हो, बोलना नहीं। सोचने का तुमको अधिकार है, शाम तक बैठ के सोचते हो। अब बोला किसी ने तो सर कर। तो बोलो कैसी स्थिति हो गई? समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसी स्थिति के अगले बात देखो, ये क्या बताता है चित्र? अगला चित्र देखो। जब तुमने सबको बंद कर दिया तो ऐसी स्थिति में नेशनलिस्ट और लिबरल्स क्या अपनी बात कह सकते थे? क्योंकि राजा का शासन आ गया। और सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ, पूरे यूरोप में जो जो राजा थे अब मोनार्क ताकतवर हो गए। बोले हम नेशनलिज्म पलने ही नहीं देंगे, नेशनलिज्म हम राजा, और राजा सब एक ही परिवार के थे। कहीं किसी की बेटी भी आई थी, किसी कहीं बहू भी आई थी, सब आपस में एक थे। समझ में आया? जो एरिस्टोक्रेट्स अलग नहीं थे, पूरा एक ही ब्लड था उनका, रॉयल ब्लड। तो ऐसे में अब लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू कर दी जमीन के अंदर, और उसी में एक नाम क्या आया बताइए?
गुसीपी मजीनी को। गुसीपी मजीनी 6.5 फीट लंबा था, अभी दिखाऊंगा तुमको ना, और लोग छिपने लगते थे जब वो चलता। तो इसने क्या किया, ये गुसीपी मजीनी है, इसने कहा कि यंग इटली एंड यंग यूरोप, इसने 2 संस्था बनाई। सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी का मतलब क्या है, क्योंकि क्या कंजर्वेटिव्स लोग जो राजा को मानने वाले लोग हैं, इनको कुछ करने देते, हड़ताल या रिवोल्यूशन करने देते? तो इसने बनाई, बोला मैं इटली को आज़ाद करूंगा, मैं इटली का रहने वाला हूँ, मैं बर्न में पैदा हुआ हूँ, तो मैं इटली को आज़ाद करूंगा। उसने यहाँ के इमैनुअल जो यहाँ का राजा था उससे बोला कि अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, चलो आज़ाद करो, सेना में भर्ती हो। तो इसने इटली को आज़ाद किया, फिर इसने पूरे यूरोप भर में यंग यूरोप बना डाला, बोला सब लोग अपना अपना आज़ाद करो। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो सीक्रेट सोसाइटी बनने लग गई। ये चित्र तुम्हें समझ में आ गया? तो दिस इज, अब इसमें प्रिंट बाई, ये प्रिंट है जिसने बनाया है, बस आपको गियाकोमो मेंटीगेजा का नाम याद रखना है। हर चित्र 1 नंबर का है, सिर्फ अगर तुम्हें उसके पेंटर का नाम याद है। कार्ल कास्पर का तुमको नाम बताया, दैट इज ट्री इन ज़ुकरबर्ग, ट्री ऑफ फ्रीडम। उसके पहले तुमको बताया स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, वो किसने बनाया? फ्रेडरिक सैल्यू ने। और ये जो है किसने बनाया बताओ? गियाकोमो मेंटीगेजा। समझ में आई बात कि नहीं? ये नाम पूछा जाता है, ये चित्र दे दिया जाएगा, बोलेगा किसने बनाया। अगला जरा देखो, अब धीरे धीरे यहाँ पर ये जो ग्रीस था, ग्रीस तुम देख रहे हो कहाँ पर है? यहाँ देखो, ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस के 20,000 लोगों को मार डाला। 20,000 लोगों। तुम्हें क्या इस बात की जानकारी है कि 21 सेंचुरी में ही रोमन एम्पायर खत्म हो गया? और अब कितने ईयर में आ गया? दैट इज 1600 ईयर्स में क्या हुआ बोलो? कॉमन ईरा में कितने साल बाद? 1600 साल हुआ कि नहीं? 21 में रोमन एम्पायर खत्म हो गया था। रोमन एम्पायर, लेड जानते हो? लेड एक धातु होती है, मेटल। वो लेड के गिलास में पानी पीते थे, लेड के बर्तन में खाना खाते थे। वहाँ लेड का आविष्कार हो चुका था, और लेड जहरीला होता है। धीरे धीरे रोमन वॉज नॉट बिल्ट विद इन ए डे, हाउ एवर इट वॉज डाइड स्लोली। धीरे धीरे अब लेड में खाना खाओगे, उनको मालूम ही नहीं था ये जहरीला है, सब मर गए। लेकिन ये इतनी महान संस्कृति थी। अभी आपने देखा कि इटली में, जॉर्जिया मेलोनी से मिलने गए थे, तो वहाँ के कोलोसियम में प्रधानमंत्री गए थे, नहीं देखा था? सभागार कितना बड़ा इटली में। वहाँ पर घोड़ों की दौड़ होती थी, लोगों को सजा दी जाती थी, शेर से इंसान को लड़ाया जाता था। रोम बहुत ब्यूटीफुल था एक टाइम। 1600 में कौन आया बताओ? प्रिंट मीडिया का आविष्कार हुआ, तुम्हारी बुक का ही चैप्टर है। और उस समय कौन आया बोलिए? मार्टिन लूथर। उस समय प्रिंट मीडिया आ चुकी थी, तो इसने प्रिंट करके बताया, सब जगह प्रिंट किया। और तब तक यहाँ से यहाँ तक सारे जो पोप लोग थे, फादर नहीं होते चर्च में, वो कहते थे कि हम ही सबसे बड़े वो अथॉरिटी हैं, अगर तुमने गुनाह किया है इसमें सोने के सिक्के डालो इस गुल्लक में, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। तो इफ़ यू आर पुटिंग मोर मनी, इट्स डायरेक्टली गोज टू गॉड एंड योर ऑल। इसी चीज़ को कहते हैं कि मतलब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना पादरी के साथ। लेकिन ये सब लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो गरीब थे वो कैसे गुनाहों की माफ़ी मांगते? तो मार्टिन लूथर आया, ये रिफॉर्मर था। इसने सब जगह, रिफॉर्मर था, असली बाइबल के 91 ओल्ड टेस्टामेंट सारे जाके रात को प्रिंट किए और हर चर्च पे चिपका दिए। क्या चिपका दिए? कि असली बाइबल में ये लिखा, ये बोलते ही हैं। अब जब लोगों ने आके सुबह पढ़ना शुरू किया उसे, ये बाइबल है, क्योंकि सिंगल बाइबल है, प्रिंट था ही नहीं, किसी के पास बाइबल थी ही नहीं। जीसस क्राइस्ट लिख लिए गए थे, मजाल है तुम छू भी पाओ, पढ़ने की तो बात दूर है। लेकिन इसने उससे प्रिंट किया, ठीक है, चाहे कैसे भी किया, उसको कॉपी मिल गई हो, इसका एक्सेस होगा, एक रिफॉर्मर होगा, बाइबल तक इसकी पहुंच थी।
उसके असली चीज़ों को लिखा मार्टिन लूथर का नाम। वैसे मार्टिन लूथर एक जो है यूएसए का राजा भी है, प्रेसिडेंट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रिफॉर्मर की। ये दो अलग अलग मार्टिन लूथर। और ये होना था, इसको कहते हैं रिनेसेंस, दैट इज यूरोप का पुनर्जागरण काल। इसको कहते हैं मेडिवल पीरियड। क्या कहते हैं? मध्ययुगीन यूरोप। वहाँ का पुनर्जागरण काल 1600 में शुरू हुआ और भारत का 1700 में शुरू। भारत में भी तो संत ज्ञानदास और कौन कौन आए, रामदेव, ये सब आए कि नहीं, मीरा, कबीर, तुलसी, ये सब 1700 में। तो उनका मेडिवियल पीरियड, मध्ययुगीन काल 1600 में है। और उस पीरियड को तुम क्या कहोगे, बोलो? रेनेसेंस पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ? पुनर्जागरण काल। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग कहते थे नो, बाइबल इज हॉली। जो कहते थे बाइबल इज हॉली, उनको कंजर्वेटिव कहा गया। उनको क्या कहा गया? कैथोलिक। क्या कहा गया? यहीं से डिवीजन हो गया क्रिश्चियनिटी का। जो लोग मानते थे पॉप इज हॉली, क्योंकि उनको पैसा मिलता था, सोने के सिक्के डाले जाते थे, तो उनको कैथोलिक कहा गया। और इनको क्या कहा गया, बोलो? प्रोटेस्टेंट। बोलो, बात समझ में आ गई? क्रिश्चियनिटी दो भागों में बट गई, एक मानने वाले और एक विरोध करने वाले। प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? पूरा रशिया प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियनिटी से भरा हुआ है, जिसको हम आगे देखेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन में, या देख लिया होगा, 9 में देख लिया क्या? रशियन रिवॉल्यूशन इसी साल है, तो वो इसमें देखेंगे। सही कि नहीं? कहने का मतलब है, अब हम आगे की बात करें, अगले चित्र पर आ रहे हैं। मैं क्यों ये सब बता रहा हूं? क्योंकि इस चित्र के लिए बता रहा हूं। इस चित्र में अब मुझे बताओ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब है? ये तो लोगों ने कहा हमको खोया हुआ रोम, कितनी महान सभ्यता थी, पुजारियों ने सब गड़बड़ कर दिया। हमें ग्रीक ने, ग्रीक ये तो बगल बगल ही है, तो ग्रीक और रोम, इन लोगों की बहुत अच्छी आर्ट थी। तो ग्रीक का तो यूनान का, यूनानी दवाएं भारत में मिलती हैं, होम्योपैथी, ये सब कहाँ से आई? ग्रीक से ही तो आई है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें ग्रीक का ग्रेस वापस लौटाना है। और इस ऑटोमन अंपायर ने इनके 20,000 लोगों को मार दिया। जरा देखो कैसे ये मरे हुए लोग पड़े हुए हैं। तो उस समय की ग्रीक की स्थिति दिखाई जा रही है कि हाउ इज द कंडीशन ऑफ ग्रीक पीपल। तो इसके लिए वहाँ के इंग्लैंड का एक व्यक्ति है, देखो, रिफॉर्मर, उसका नाम था ठीक है, फिलिप वीट रहा होगा। उसने क्या किया, इनके लिए पैसा इकट्ठा किया, ग्रीक को आजाद करा। ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस को भी देखेंगे, सिर्फ चित्र समझो, बाकी कहानी तो मैं दिखा ही दूंगा। ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस का मतलब समझ है, क्योंकि हर चित्र एक नंबर का। तो ये फिगर क्या बता रहा है कि ग्रीक कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, किससे इंडिपेंडेंट हुआ, बताइए? ऑटोमन एम्पायर ने। और ग्रीक ने क्या किया, इनकी नेवल शिप जलाई। ठीक है, सो ग्रीक के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जरा देखो कि ग्रीक बर्न्ड नेवल शिप ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और कितनी खुशी मनाई इन्होंने कि जब इन्होंने नेवल शिप को जला दिया। तो ये ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दिखाएगा। तो अभी तो मैं देख लेता हूँ उसमें Greek War of Independence. According to EBSCO, the Greek War of Independence was a pivotal conflict during which Greeks sought to liberate themselves from over 360 years of Ottoman rule. उनकी नेवल शिप जलाई और खुद को आजाद कर दिया। ठीक है, सो Greeks burning ships of Ottoman Empire। अगर उनकी शिप से उठते हुए धुएं को भूत की तरह दिखाया गया है कि वो कैसे लोग थे, राक्षस थे जिनको हमने मार दिया। जैसे धुआं उठ रहा है ना, तो किसी पेंटर ने दिखाया है कि वो धुएं कितने भूत की शक्ल बना कि हमने, वैसे तो ये सब चित्र हैं, लेकिन धुएं में भूत बनाया कि हमने उनको कैसे देखा। और ये बहुत बड़ी सफलता मानी। अब आगे देखो, तो तुम्हें ये क्या दिख रहा है? दैट इज मैसेकर इन कियोस। और ये किसने बनाया?
डेलोक्रॉइक्स ने, ये नाम याद रखो, किसने बनाया बताओ? डेलोक्रॉइक्स। डेलोक्रॉइक्स ने क्या दिखाया है कि कियोस में कैसे 20,000 ग्रीक्स को मारा गया और फिर इन्होंने अपनी आज़ादी पाई। क्यों आज़ादी पाई? क्योंकि उस समय, यहाँ देखो, इस समय खलीफा के लिए लोग लड़ रहे थे। तुमको मालूम है कि जो लोग पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा बने हैं, हर 3 में 2 लोगों को मार मार के बनाया गया खलीफा। आसानी से पोस्ट ट्रांसफ़र नहीं हुई, क्योंकि खलीफा पे बहुत सारा सोना आता था, सब कुछ आता था, बहुत बड़ी पोस्ट थी। तो क्या होता था, जो अगला पावरफुल होता था वो मार डालता था, कह देता था मैं खलीफा। तो फिर से झगड़ा होने लगा। जब ऑटोमन एम्पायर में झगड़ा होने लगा तो क्या ये जो बाल्कन स्टेट से, क्या इनको मौका नहीं मिल गया आज़ाद होने का? बाल्कन स्टेट ऐसे स्टेट थे कि एक पहाड़ के बीच में ज़मीन, फिर दूसरा पहाड़, फिर ज़मीन। एक स्टेट बोस्निया वाला हर्जेगोविना में नहीं जा सकता था, हर्जेगोविना वाला सर्बिया में नहीं जा सकता था, सर्बिया वाला बोस्निया में नहीं जा सकता था, और उस तरीके से मैकेडोनिया में नहीं जा सकता था। सबने अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट, सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं किया, यूरोपियन कंट्रीज की भी इन पर नज़र, खूब धमाका हुआ, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन अंत में ये सारे आज़ाद हो गए। समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि ये कबीले के लोग थे। कबीला जानते हो? ट्राइब। कबीले के लोगों को आसान है क्या ये कर पाना? आ जाओ, बोलो, बात समझ में आ गई? कबीले के लोगों को आसान नहीं है कर पाना। ठीक है, अब जरा देखिए, तो दिस इज ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आपने देख लिया। डेलोक्रॉइक्स का नाम याद रखना, मुख्य बात यही। तो ये पेंटिंग किसने बनाई है? डेलोक्रॉइक्स ने। अगली देखो, आगे दिखाया गया 1948 में, ये 1948 में ये कहाँ के पीजेंट्स हैं? फ्रांस के। ये आक्रमण कर रहे हैं। तो 48 में, अभी मैं तुमको बताऊंगा, मैंने कहीं चार्ल्स टन लिखा है इसमें कि नहीं लिखा है? चार्ल्स टन को भी हटा दिया गया, चार्ल्स टन नहीं लिखा। लुई 18 के बाद कौन आया बताओ? चार्ल्स टन। लुई 18 चला गया, फिलिप्स आया। फिलिप, ये कहाँ लिखा है हमने? राइट। ये गलत, इसको हटाओ। चार्ल्स टन, अभी मैं इनके डायग्राम में दिखाऊंगा। चार्ल्स, सही है। अब कब तक रहे बोलो? ये ध्यान दीजिए, 1848 तक रहे। अब 1848 का चित्र है, जरा देखो अपने बुक में। लोगों ने देखा कि ये भी सही काम नहीं कर रहा, हटाओ इसे। तो चार्ल्स टन को हटाने के, समझ आई बात कि नहीं? चार्ल्स टन भी वहाँ की डायनेस्टी थी, दो डायनेस्टी चलती, रॉयल है, तो चार्ल्स टन को भी हटवा दिया। फिलिप्स था ही नहीं, कोई गलती से निकाल दिया। चार्ल्स टन जब हटा तो इसको किसने रिप्लेस किया बोलो? 1848 में, और फिर 1870 तक नेपोलियन 3 ने। किसने रिप्लेस किया? नेपोलियन। और जब 1970 के बाद फाइनली फ्रेंच रिपब्लिक हो गया, नेशन बन गया, तब से आज तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं। पहले आया लुई 18, लुई 18 के बाद कौन आया बताओ? 1815 से लुई 18 ने कब से कब तक शासन किया? जरा देखो, 1830। तीनों फॉलो तुम्हें मालूम है, तुम्हारी बुक में ही है। लुई 18 आया, चार्ल्स टन आया, नेपोलियन 3, नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन 2 है। ये ध्यान रखो। ये कौन नेपोलियन है? नेपोलियन 2, नेपोलियन। ये कौन सा नेपोलियन है? ठीक है, तो ये जो डायग्राम ये क्या बताता है कि फार्मर्स ने अपराइजिंग की, और बोलो किसको सत्ता से हटा के किसको सत्ता में बैठा? ये बताओ। फार्मर ने आक्रमण कर दिया महलों पर सब को बैठा दिया। ये फ्रेंच का फिर ये यहाँ पे सेकंड रिपब्लिक, इस समय फिर से चुनाव रिपब्लिक ने बैठाया, पब्लिक ने बैठाया। पब्लिक में इतनी हिम्मत नहीं थी, बोली राजा के बिना कैसे शासन। उनके दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि हम खुद अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को बैठा। वो कहते थे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, मोनार्क तो हो गई। इतना दिमाग ही नहीं था लोगों में, बिना मोनार्की के कैसे चलेगा, हम नियम बनाएंगे, तुम राजा हो। क्यों? क्योंकि नोबेलिटीज ने बोला था ये जीसस क्राइस्ट ने भेजा है, तुम्हें इसका आशीर्वाद चाहिए तो इसको टैक्स दो, ये दो। तो लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जैसे मोदी हुए, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की, ऐसे बना दें।
तो उन्होंने फिर से किसको बैठा दिया बताओ? तीसरे को, नेपोलियन III को। वो भी ऐसा ही था। अच्छा, जो नेपोलियन III को बनाया, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई, उसका चित्र भी तुम्हें समझ में आई। ये चित्र किसने बनाया? इस डायग्राम का कोई नाम है? नहीं है तो कुछ नहीं है, नहीं दिखाया तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं। अगले पेज पे आओ। अब जबकि यहाँ पर फ्रांस में नतीजा निकल चुका था, सही है कि नहीं? 48 में, देखो ये कब की बात है बताओ? 48 में सत्ता बदल चुकी थी। पूरे यूरोप में लिबरल्स की वाह वाह हो गई, बोले अरे हटा दिया हमने फ्रांस में, चुनाव करवा दिए। चलो, दैट इज हेडिंग क्या है? अब क्या हो गया? जो सीक्रेट सोसाइटी थी, जो मजीनी ने बनाई थी, सब बनाई थी, बाहर आ गई सब, वो फ्लरिश होने लग गई, खुलने में आ गई। क्या कोई मारने वाला था? क्योंकि पीजेंट्स जब हमला करने लग गए, मास पब्लिक का रिवोल्ट हो गया। अब कौन क्या करे? तो ये देखो क्या लिखा है, रिवॉल्यूशन ऑफ। जो सीक्रेट सोसाइटी 15 में बनी थी, वो अब 48 में यानी 48 में बाहर आई। कितने साल सोचो जरा, करीब 30 साल तो हो ही गए। 15 से 50 कितने हो गए? 32 साल के बाद वापस आए। अच्छा, इसका अगला चित्र देखो, ये देखो, बात नहीं करो अभी। 815 मेंबर्स सेंट पॉल चर्च में, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, रूसिया ने कहा हम भी आजाद होंगे, और बात नहीं करो। अब हम 39 जॉल्वरीन स्टेट को मिला के जर्मनी बनाएंगे, क्योंकि हम जर्मन स्पीकिंग हैं, तो हम क्या बनाएंगे बोलो? जर्मनी बनाएंगे। जॉल्वरीन तो इनकी एक ट्रेड वाली चीज, लेकिन इन्होंने क्या किया? जॉल्वरीन में कुछ नहीं है, जॉल्वरीन की एक कॉइन था, जरा उसका मेमोरेंडम देखो, जॉल्वरीन मेमोरेंडम दिखाएगा तो दिखा देंगे। उसमें 39 स्टेट को एक कॉइन में शो किया गया है कि हम सब एक हैं, एक साथ व्यापार करेंगे, दिखाया गया तो ठीक है। जॉल्वरीन फ्लैग अगर होगा तो हमारी ग्रुप में होना चाहिए। उसमें 39 स्टेट्स को दिखाया गया है। जॉल्वरीन कॉइन, दिखाया नहीं गया है, लेकिन उसमें छोटे छोटे हो सकता है तुम्हारी बुक नहीं बना होगी, बना होगा तो ठीक है। उसमें सारे लोगों को एक साथ दिखाना। चलिए, बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? मेरा कहने का ये मतलब, इधर देखो डियाना, यहाँ पर 815 लोगों ने, 815 लोग थे रिप्रेजेंटेटिव, जैसे नेशनल असेंबली के थे ना 745, नेशनल असेंबली बनी थी कि नहीं ये, वैसे इसके 745 मेंबर थे। और मेंबर्स वो इलेक्टेड थे, बट वो कब इलेक्ट हुए? जब बास्तीन पे अटैक हुआ था, इलेक्शन हो गया, डर गया राजा। हाँ ठीक है, चलो तुम भी इलेक्ट हो, थोड़ा बहुत पहले। ऐसे ही यहाँ पर कितने मेंबर्स आए बोलो? 815 में। कौन से? इलेक्टेड। और ये सब वहां के, इनके लिए कोई संसद थोड़े ना थी, गाजे बाजे के साथ सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए। सेंट पॉल चर्च देख लो भाई, इनके पास संसद कहाँ थी? कहाँ जाके बैठते? तो निर्णय करने के लिए वो लोग तो कहाँ हो गए थे? टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए थे। कोई कहीं जगह थोड़ी थी इकट्ठा होने कि किसी ने कोई पार्लियामेंट बना रखी थी। तो सेंट पॉल चर्च तुमको दिखा देता हूँ। सेंट पॉल चर्च, जरा इस चर्च को देखो, ये कहाँ पे है? इसका नाम दिखाया गया होगा, सेंट पॉल कैथेड्रल नहीं दिखाना है, सेंट पॉल चर्च, ठीक है। ये फ्रांस में ही था, अभी दिखा देगा। चलो, सेंट पॉल चर्च की जरा इमेज देखो, जिसपे ये लोग इकट्ठा हुए। ये फ्रांस का चर्च है। ये ऊपर से दिखने में ऐसा लगता है, मैं पूरा दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से ऐसा, इसी में इकट्ठा हुए। और अंदर से जरा देखो, ये तुम्हारे बुक में डायग्राम बना हुआ है, तो वही ड्राइंग तुम्हें दिखाना चाहिए, ठीक है। देखो, ये है सेंट पॉल चर्च का ऊपर से भी, ये अंदर से ऐसा दिखता है। तो सेंट पॉल चर्च ये देखो, इसी में ये लोग इकट्ठा हुए। और अगर मिलता जुलता है कुछ नहीं तो फिर और दूसरा दिखाएं।
क्योंकि ये फ्रांस का सेंट पॉल चर्च है। ऐसा डालो फ्रांस तो होगा। इंटीरियर ऑफ सेंट पॉल चर्च फ्रांस, अभी तक है, फ्रांस नहीं है। इंटीरियर ऑफ सेंट पॉल चर्च जर्मनी, जर्मनी का देखो तो बिल्कुल तुमको रिजेंबल हो जाएगा कि ये वही चीज है। तो कुछ कुछ मिल रहा है तुम्हें, ये है सेंट पॉल चर्च। देखो तुम्हारी बुक से मिल रहा है ना, वैसे ही लग रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे बैठे, इसी में आके बैठ गए। कितने लोग बैठ गए बताओ। अच्छा तुमको मालूम है कि जब ये लोग यहाँ बैठे, ठीक है, अभी देखो जब इतने लोग यहाँ बैठ गए तो किसकी बात नहीं करो बेटा, अलग अलग बैठ जाओगे तो बात नहीं होगी। अब ठीक है, ये लोग जब यहाँ बैठ गए, ये किसकी पेंटिंग टांगी गई इतनी लंबी, इस कमरे से भी लंबी है, बहुत बड़ा ट्रस्ट। जर्मेनिया, जैसे भारत माता होती है तो बोलो ये पेंटिंग कहाँ मिलेगी और किसने बनाई, आगे देखो जरा। और कितनी लंबी पेंटिंग और चटक रंगों में बनाई गई है, ये देखो। देखिए इसका नाम बताओ, फिलिप वीट ने बनाई, ठीक है। किसने बनाई? फिलिप वीट ने ये पेंटिंग बनाई है और यही माना गया कि ये जर्मनी है, जर्मन भाषी लोगों की है। और इन लोगों ने कहा कि हमें फिर से वापस आ जाओ इसी सेंट पॉल चर्च में, कि हम लोग क्या करेंगे बताओ। सेंट पॉल चर्च में इसने कहा, इन्होंने कहा कि हम भी मोनार्की को उखाड़ फेंकेंगे, कैसर विलियम II को। और वहाँ बैठा हुआ था विलियम IV, उसने कहा क्या तुम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के राजा बनोगे? हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तुम राजा बन जाना। देखो दो अलग अलग नाम बता रहा हूँ। राजा उस समय कौन था बोलो? प्रूशिया का। हाँ बताओ। कैसर विलियम II। और इन्होंने किससे कहा? विलियम IV से, कि क्या तुम राजा बनोगे? ये किंग था, कैसर का मतलब ही किंग होता। और विलियम IV से इसी बिल्डिंग में बोला, तो इसने जानते हो क्या जवाब दिया? बोला मेरी जूती भी राजा न बने, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पसंद नहीं करते कि तुम यहाँ आदेश बनाओ हम उसका पालन करवाएं, हम एग्जीक्यूटिव बने और तुम लेजिस्लेटिव बन जाओ। इसने तुरंत मना कर दिया। लेकिन बात बहुत बढ़ चुकी थी और प्रूशिया के राजा कैसर विलियम II ने इसको अंडरटेक किया। उसने कहा मेरी जिम्मेदारी है, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म और यूनिफिकेशन हो रहा है, मैं पूरे जालवरीन स्टेट को एक करके एक शक्तिशाली जर्मनी बनाऊं। समझ में आई? इसने मना कर दिया। लेकिन ये और इसका मंत्री, जिसको कि बिस्मार्क कहते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क, इसके मंत्री का क्या नाम था? भारत के सरदार पटेल को भी बिस्मार्क कहते हैं। उन्होंने 567 स्टेट को मिला के इंडिया बना दिया। सरदार पटेल को कोई पूछे कि भारत का बिस्मार्क कौन है, तो ये जैसे ये बिस्मार्क है, इसका मंत्री कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। उसने 39 स्टेट को मिला के 3 युद्ध लड़े और क्या बना दिया? जर्मनी बना दिया। बोलो बात समझ में आ गई? ये चित्र तुमको समझ में आ गया? इसमें किसकी पेंटिंग लटक रही है? बोलो। जर्मेनिया। किसकी पेंटिंग लटक रही है? जर्मेनिया। अब जैसे ही इसने 39 स्टेट को बना दिया, ये वापस पहुंचा फ्रांस। कहने लगा सुना है तुम्हारे पास सोने का महल है, पैलेस ऑफ वर्सलीज, हम यहाँ शपथ ले लें हमारा। इनके पास अपना महल ही नहीं था उतना अच्छा, तो ये पैलेस ऑफ वर्सलीज बहुत शान शौकत का महल था, सोने की ज़मीन थी। क्यों? क्योंकि उस समय ब्राज़ील में नया नया सोना खनन शुरू हुआ। इतना सोना था, सोना यूरोप आया ब्राज़ील से खुद, क्योंकि वो कॉलोनी थी, सब कुछ सोने का था। तो इसने क्या किया? विंटर पैलेस में, दैट इज पैलेस ऑफ मिरर, उसका एक ऐसा हॉल है जो मिरर ही मिरर है, वहाँ इसने क्या किया बताइए? जर्मन अंपायर प्रोक्लेम किया। पढ़ो, लिखा है। और ऑटो वन बिस्मार्क को बोल दिया तुम रहे प्राइम मिनिस्टर, मैं बना प्रेसिडेंट। खुद बन गया जर्मनी का प्रेसिडेंट और अपने मंत्री बिस्मार्क को क्या बना दिया? क्यों? क्योंकि उसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी और जीता था। इसको फर्क मिलेगा कि नहीं? अब तुम जरा आगे देखो इसमें, दैट इज
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी सब ग्रीन ग्रीन है, समझ में आ गया तुमको? जर्मनी कैसा है? इट इज कंप्लीट ग्रीन। ये सारा मिलके एक स्टेट बन गया। अच्छा, वो बिस्मार्क, जब ये देखो बिस्मार्क जब प्राइम मिनिस्टर बना तो जो 815 लोग थे उन पे कोड़ा मार रहा। ये किस तरीके की पार्लियामेंट है, जरा सोचो तुम। उसने समझ में आई कि नहीं? इनमें कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी अभी भी थी। कंजर्वेटिज्म ही तो है। मान लो हम तो ताकत से बने हैं, हम तुमको हंटर मार मार के ठीक करेंगे, वो 815 को कोड़े मार रहे हैं। बोलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं? अभी और भी बातें हैं जिसको मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, तो थोड़ा तुम्हें इस चैप्टर का पिक्चर पता चल जाएगा, फिर लिखवाना शुरू करना। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपसे पूछी जाए। तुम लोगों की हिस्ट्री और साइंस की सब कॉपी है कि है क्या? अच्छा, इसका मैं वीडियो तुम लोगों को भेज दूंगा जो मेरे द्वारा बनाया गया, उसको तुम लोग देख लेना, ठीक है? उसमें सारे पिक्चर है, बस पिक्चर से समझाया, कोई पढ़ाने वाली चीज नहीं। ध्यान दीजिए। प्लेन मिरर का मतलब एनी मिरर हैविंग प्लेन सरफेस। सिंगल पेज की डबल 2 पेज